नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नया साल शुरू हुआ है, खुशी और उल्लास के साथ शुरू हुआ है, लेकिन एक धमाका हुआ है बनारस में। धमाका तो हो गया था 23 में ही, 1 नवंबर को। 1 नवंबर क्या, ये धमाका तो 2014 से शुरू है, जब से बनारस का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोदी जी आए। उन्हीं के शासनकाल में 2017 में एक हुआ था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सड़क पर एक बच्ची के साथ जबरदस्ती उसके साथ व्यभिचार किया गया, उसको परेशान किया गया, पीड़ित किया गया। सारे बच्चे आंदोलन होकर के मैदान में उतर रहे हैं, बीएचओ का सिंह द्वार घेर लिया गया। उस दिन यहाँ की सांसद और ये भारत के प्रधानमंत्री को आना था, उनका रूट तय था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार से होते हुए उनको आगे जाना था, गुजरिया जाना था, उनको जाना था, लेकिन उन्होंने रास्ता बदल दिया। इतने बहादुर आदमी हैं कि बच्चियों से बात करने के लिए भी उनके पास साहस नहीं था, दम नहीं था। वो बच्चियां ग्रेजुएशन की बच्चियां थी, उनका केवल एक ही मांग था कि आकर के हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसद जी हमें गारंटी दे दे कि अब इस कैंपस में हमारे साथ ऐसा दुष्कर्म, ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन हम नहीं आए, और फल क्या हुआ? लगातार इस बीच क्या हुआ, कैसे हुआ, रोज होता रहा है चीजें। लेकिन अभी 1 नवंबर को तो हद हो गई। हम सलाम करेंगे उस बच्ची के साहस को, उस बच्ची के मर्दानगी को हम सलाम करेंगे, जिसने इसका प्रतिवाद किया। आईटी की बच्ची थी, उसके साथ 3 किया, गन पॉइंट पर उसके साथ व्यभिचार किया, और उस बच्ची ने अपना प्रतिवाद दर्ज किया, थाने में गई, यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास गई, और प्रशासन तो आज की तारीख में बीएचयू का एकदम से प्रयोगशाला बन चुका है। कुलपति ने उसका समाधान निकाला कि चूंकि सारी समस्या आईटी से ही हो रही है, तो इसी आईटी के पीछे दीवार खड़ी कर देते, आईटी के बच्चे इधर आएंगे ही नहीं। है जो भी जैसे हुआ, लेकिन हद तो तब हो गई जब सारे अपोजिशन के लोग, और खास करके कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय राय जी ने सीधा आरोप लगाया कि इस घटना में भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उन आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं, और जो आरोपी हैं, जो कृत्य किए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विद्यार्थी परिषद के बड़े नेता हैं। और फल क्या हुआ कि जो बच्चियां वो कर रही थी, इसका प्रतिवाद कर रही थी, उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज कर लिए गए, और अजय राय पर भी एफआईआर दर्ज हो गई। उनकी गिरफ्तारी जब भी जैसे हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सच तो यह था कि जिस दिन घटना हुई थी, 1 नवंबर को ये घटना हुई थी, और सीसीटीवी फुटेज में जो आज की तारीख में वायरल हो रहा है, उसी दिन पुलिस प्रशासन ने उनको लोकेट कर दिया था कि वो कौन लोग हैं। लेकिन संरक्षण अब तो खुलेआम कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उसके बाद लगातार उन तीनों बच्चों को जिस तरीके से जिम्मेदारियां दी गई, मध्य प्रदेश के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई, और वो बीजेपी के आईटी सेल के संयोजक है, सहसंयोजक है, मतलब जो उनकी शीर्ष लॉबी है उसके वो सदस्य हैं। उनकी तमाम जो अंतरंगता जाहिर हो रही है अपना मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, अमित शाह के साथ, स्मृति ईरानी के साथ, माने इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के इनर इंफ्रास्ट्रक्चर में वो लोग शामिल है, और उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है। लेकिन जब जन दबाव बढ़ता है, बच्चों का दबाव बढ़ता है, अपोजिशन का दबाव बढ़ता है, सपा का दबाव बढ़ता है, कांग्रेस का दबाव बढ़ता है, तो इस नए साल में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच प्रधानमंत्री जी बनारस आए, उनके साथ क्लोज मीटिंग उनकी हुई, उन लोगों ने उनके बात किया। इसका मतलब साफ साफ है कि प्रधानमंत्री की नॉलेज में है, प्रधानमंत्री के संरक्षण में है, यहाँ के विधायकों के संरक्षण में है। और जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जब प्रधानमंत्री जी इन्वॉल्व हो और उनके ऊपर बरद हस्त रखे हो, तो उनको कौन पूछेगा, कौन उनको छेड़ेगा। और फिर तब से, जब से उनकी गिरफ्तारी हो गई है, अब सवाल यह है कि एक जगह तो हमारे मुख्यमंत्री जी आरोपित हो जाने के साथ साथ जिस जगह वो आरोपी रहता है, वो पूरी बस्ती पर बुलडोजर इनका चल जा रहा है। आज क्या हो रहा है? उनके ऊपर कहीं कोई एक्शन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको संज्ञान लेकर के अपने संगठन के अंदर भी उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। कल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर विद्यार्थियों ने, बच्चों ने और बनारस की साझा संस्कृति मंच ने इसका जबरदस्त प्रतिकार किया।
आज भी राजनीतिक दलों ने और खास करके कांग्रेस ने आज वो ज्ञापन देने की कोशिश की मुख्यमंत्री के ये मोदी जी का संसदीय कार्यालय है, अपना वहां जाकर के जितने लोग थे उससे दोगुना तिगुना पुलिस फोर्स थी, लगा करके घेर लिया गया और वहां उनको जाने माने प्रतीकात्मक विरोध भी आप करने नहीं दोगे, बात तो आप सुनोगे नहीं, कहाँ है पुलिस प्रशासन। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं अपने बहुजन संवाद में। आइए हम आपसे परिचय कराएं अपने प्रबुद्ध पैनल का। हमारे साथ वरिष्ठ ये गांधीवादी कार्यकर्ता जागृति राही जी जुड़ चुकी है और आप लगातार इस मुद्दे को उठाती रही हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता संजीव सिंह जी भी हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ आयशा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रोशन जी हैं और आप काशी विश्वविद्यालय से ही आप संबद्ध है, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारे साथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी हैं, आज के आंदोलन में इनकी अग्रिम भूमिका थी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता अतहर जमाल लारी साहब, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। और हमारे साथ ये को-होस्ट और ये छिंदवाड़ा से ये सामाजिक राजनीति कार्यकर्ता और एडवोकेट आराधना भार्गव जी है, आपका स्वागत अभिनंदन है। हम शुरुआत में ही हम चलेंगे जागृति राही जी के पास। जागृति राही जी, यह जो पूरी घटना है और इसमें बच्चों ने जो पहल करके जो चीजें की, अब तो हो गया, लेकिन आज की तारीख तक उन बच्चों के ऊपर से एफआईआर, माने ये शासन प्रशासन को तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए उनको कि जिनको ये लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, न पाने का नाटक कर रहे थे, वो ये बच्चे दिखा रहे थे, बता रहे थे। तो उसके बाद भी शासन प्रशासन आज की तारीख में भी ये आंख कान बंद किए हुए है और उन बच्चों के नौकरी, उन बच्चों के भविष्य पर तलवार लटक रही है। जागृति राही जी। जी, नमस्कार बहुजन संवाद के सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को। ये जो पूरा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है, ये अपने आप में इतना शर्मनाक है कि बनारस पूरा और शिक्षा के जिससे जुड़े जो लोग हैं वो सारे के सारे, खास करके जो अभिभावक हैं और शिक्षक वर्ग हैं, बहुत बुरी तरह शर्मिंदा हैं। और एक तरह से आपने पूरी दुनिया में जो है अपनी महिला विरोधी की जो छवि है उसको पुख्ता किया है और शर्मसार किया है देश की आबरू को। तो ये दुखद है और सबसे पहले तो मैं इसकी बुरी तरह से भर्त्सना करती हूँ जोरदार तरीके से कि इस तरह की घटना हो और उसमें वो उसको दबाने की और छुपाने की जो इनकी जो कवायद है वो वैसे ही है जो इन्होंने पूरा अभी पिछले 10 सालों के अपने कार्यकाल में इस बीजेपी के शासन में जो पुख्ता हुई है कि महिला सुरक्षा से लेकर जितने भी बड़े मामले आए हैं, चाहे वो हाथरस का हो, नाव का हो, कठुआ हो, बिल्किस बानो हो, मणिपुर की घटना हो, पहलवानों के साथ व्यवहार हो या और तमाम मामले हो जिसमें सेंगर, चिन्मयानंद, राम रहीम जैसे लोगों को बचाया जाता है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को भी और उसकी मर्यादा को भी कलंकित किया है। इनके खुद के कार्यकर्ता इसमें पूरी तरह से शामिल हैं और सब जानते हैं आज की डेट में कि ये घटना के 2-4 दिन के अंदर ही सीसीटीवी के अंदर इनका सारा फुटेज था। चश्मदीद लोग जो लड़की से मिले थे उन लोगों ने आज दूसरे चैनलों पे बताया है, स्टूडेंट्स ने भी, कि उन लोगों को पता था कि कौन लोग हैं और पुलिस को बहुत अच्छी तरह से पता था कि कौन लोग हैं। उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। ना सिर्फ गिरफ्तारी, जैसे इनकी आदत है बलात्कारियों को छोड़ा करके स्वागत करने की, उसी तरीके से इनको चुनाव प्रचार के लिए भेज दिया गया और इनके प्रोटेक्शन में पूरा प्रशासन लगा रहा। उल्टा जो लोग प्रदर्शन और न्याय की मांग कर रहे थे उन पे कार्रवाइयां की जाती रही। आप इस परंपरा के लिए आप सीधे सीधे कहें तो ये हमारे सांसद जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको जिम्मेदार मैं मानती हूँ, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है और वहां प्रशासन में कोई एक पत्ता भी नहीं हिलता बिना उनकी मर्जी के। और ऐसा हो नहीं सकता कि उनके अपने
पार्टी के खासकर जो मीडिया के लिए, जिसके लिए सबसे ज्यादा वो जान दिए रहते हैं, उस मीडिया के प्रभारी लोग इस तरह की हरकत करें और उनके संज्ञान में ना आया हो, ऐसा मैं मान नहीं सकती। एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि इस तरह का कोई मामला होगा तो पीएमओ तक खबर न हो, ऐसा संभव ही नहीं है, और उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है। तो ये वही है कि चुप्पी साधे हैं, जैसे और तमाम मामलों में, वैसे इस मामले में भी चुप्पी साध लेंगे। और आप देखिए ना, इस देश की संसद में बैठी हुई जो एक सांसद है, वो महिला सांसद भी जब उसके ऊपर जांच कराई जाती है इनके विरोध में बोलने की वजह से, तो उसकी महिला होने की डिग्निटी पे हमला किया जाता है, उसकी पर्सनल लाइफ पे हमला किया जाता है। मैं महुआ मोइत्रा की बात कर रही हूँ। तो इन सत्ताधीशों का ये चलन है और ये संस्कृति है, और ये इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उसी अपनी सिखाई गई जो उनकी पुरातन संस्कृति, जिसका वो नाम लेते हैं, उस पुरातन संस्कृति में महिला के आत्मसम्मान और डिग्निटी की कोई जगह नहीं है, और उसी का इन्होंने पालन किया है। और हम लोग मांग कर रहे हैं, बनारस के सारे लोग, कि ये जो यूनिवर्सिटी में जो खतरनाक माहौल बना है, उसके लिए उन बच्चों को नहीं केवल जिम्मेदार माना जा सकता जो इस तरह की हरकत किए हैं। जिम्मेदार ये सारे नेता भी हैं, और जिम्मेदार वो सारे अफसर भी हैं जिन लोगों ने आंख मूंद करके रखी हुई थी। तो हम लोगों को पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि ये जो बलात्कार की कल्चर बनाई जा रही है और लड़कों को बुली करने के लिए और गुंडागर्दी करने के लिए जो छूट दी जा रही है, सत्ता के नाम पर, पार्टी के नाम पर, या इस तरह से, तो ये बहुत ही गंदा है। और सबसे गंदी बात यह है कि ये सब कुछ धर्म के नारों के साथ किया जाता है, धर्म के आड़ में किया जाता है। तो जिस तरह से यूनिवर्सिटी को पार्टी के नेताओं का एक जमघट लगा करके और विहिप विद्यार्थी परिषद या आरएसएस के लोगों का कब्जा दिया गया है यूनिवर्सिटियों पे, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर उनकी जो बुलीनेस और दादागिरी चल रही है, इन सब पे भी रोक लगनी चाहिए। और इस तरह के पार्टी के जो लगातार कार्यक्रम वहां किए जा रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को जो वहां घुसपैठ कराई जा रही है, इस पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारी मांगों में ये भी शामिल होना चाहिए। ना सिर्फ उन बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि यूनिवर्सिटी को जो एक पार्टी के हाथ में पकड़ा दिया गया है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। धन्यवाद आनंद जी। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी, आप बने रहिए, हम आपका फिर आते हैं। अब हम चलते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रोशन जी के पास। रोशन जी, एक जगह तो उनको ऐसा किया जा रहा है और ऐसा माहौल बना दिया गया है कि वो पूरी पूरी प्रयोगशाला हो गई है, और जो अपराध करता है वो तो खुलेआम घूम रहा है संरक्षण में, और आप लोगों के ऊपर अगर आप लोग आवाज उठाते हैं, अगर उसके न्याय की मांग करते हैं और आप लोग बताते हैं कि फला आदमी है, तो आप लोगों के ऊपर उल्टे FIR हो जाती है और आपको दिक्कत खड़ा किया जाने लगता है। तो ऐसे बच्चों के साथ वहां क्या हो रहा है, आप बताइए। देखिए, ये एक परंपरा बन गई है विश्वविद्यालय की, और ये पहली बार नहीं हुआ है। 2017 में भी एक सेक्सुअल वायलेंस की घटना कैंपस में हुई थी, और उसको 6 साल हो गए हैं, अभी भी आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसकी पहचान भी नहीं हो पाई है। उस समय भी जब BHU की छात्र छात्राओं ने एक आंदोलन किया था, तो उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए पूरी मीडिया को लगा दिया गया। कहा गया कि ये आंदोलन स्पॉन्सर्ड था, यहाँ पिज्जा और पेप्सी की ट्रक से उतर रहे थे। और ऐसी कई घटनाओं में पुलिस और BHU प्रशासन का ये पूरा मिली भगत रहता है कि जो भी आंदोलन है उसको खत्म कर दिया जाए, उसको बदनाम भी कर दिया जाए, और उसमें जो शामिल लोगों को डराया जाए FIR के जरिए या अन्य तरीके से उनको सस्पेंशन का धमकी दे करके। तो ये एक पैटर्न बनता जा रहा है यूनिवर्सिटी के भीतर, और यही चीज इस बार भी किया गया कि जब हम लोग कैंपस के जो मेन गेट है उस पर हम लोग बैठे हुए थे और ये मांग कर रहे थे कि दोषियों पे कार्रवाई हो और जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए, पीड़िता को न्याय मिले, और जो विशाखा गाइडलाइन है उसको लागू किया जाए कैंपस में। तो हम लोगों को डराया गया, धमकाया गया, बोला गया कि पहले यहाँ से उठ जाओ तुम लोग, और जब हम लोग नहीं उठे तो हम लोगों के ऊपर ABVP से अटैक करवा करके, और उसके बाद से हमारे ही ऊपर FIR कर दिया गया, जबकि हमारा जो है जो मुकदमा है अभी तक नहीं लिखा गया है, 2 महीने हो गए नहीं लिखा गया है। तो इसका पूरा पूरा मकसद यही था कि कोई भी पीड़िता के हक में जो भी आवाजें उठ रही हैं वो ना उठें और कैंपस शांत रहें। और हमारे जो ACP प्रवीण सिंह थे, जिनका ट्रांसफर हो गया, वो कई बार बोल चुके कि हमको शांत कैंपस चाहिए,
तो शांत कैंपस से उनका मतलब क्या था, हम समझ सकते हैं कि उनको कोई भी ऐसे आवाज नहीं चाहिए जो सरकार के खिलाफ हो या जो सवाल कर रही हो। जी रोशन जी, हम आपके पास फिर आते हैं। अब हम चलेंगे बनारस में। नागरिक समाज तो जागृत है ही है, राजनीतिक दलों ने भी पहली बार एक शिद्दत के साथ इसको संज्ञान लिया है। और उसमें कल भी यहाँ लवरवीर पार्क पर, आजाद पार्क पर तमाम जो तो नए वामपंथी दल, समाजवादी दल यहाँ उसका प्रतिकार किए। लेकिन सबसे बड़ी पहल किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने उसके अध्यक्ष चूंकि बनारस के ही हैं, अपना उन्होंने सीधा सीधा इसको संज्ञान दिया था और उन्होंने सीधा आरोप लगाया। पहले हुआ कि उनके आरोप लगा दे देता है जिसकी कि उनको शाबाशी दी जानी चाहिए थी, उनके ऊपर उल्टे FIR दर्ज हो गया, उनके खिलाफ ये वारंट जारी होने की स्थिति है। आज कांग्रेस ने वहां पर प्रदर्शन किया है और हम ये राघवेंद्र जी हमारे साथ है, ये महानगर अध्यक्ष। तो हम चाहेंगे कि इस घटना पर रोशनी डाले राघवेंद्र से। राघवेंद्र चौबे। सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, खास करके बड़े भाई आनंद तिवारी जी का, जिन्होंने को इस परिचर्चा में शामिल कराया। और मैं सभी हमारी बड़ी बहन है जगती राय जी, बड़े भाई है संजू सिंह जी, तारी साहब और तमाम अपने और भी सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से बनारस, आज जैसा कि हम लोगों ने प्रदर्शन के दौरान आप लोग का भी सानिध्य भी मिला, हम लोग को ताकत भी मिली, सहयोग भी मिला। और मुझे लगता है कि एक बहुत दिनों बाद उस संसदीय कार्यालय पे एक, मुझे लगता है कि वो तो केवल एक हम लोग के बनारस में कहावत है, सियारे की चिट्ठी, वहाँ होता काम कुछ नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे एक माहौल बनाने का कार्य होता है। मुझे लगता है कि एक सीधे सीधे गली का चौका भी वहाँ के एप्लीकेशन पे साफ नहीं होता है, वो केवल एक मीडिया मैनेजमेंट का पूरा खेल है। लेकिन हम सब लोग गए आज और सारे अच्छी तगादे से बेच चुके, हमारे काफी छात्र भाइयों ने हम लोग का सहयोग भी किया है और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन हम लोगों ने दिया। और पहले दिन से, जिस दिन से वो लड़ाई शुरुआत हुई, इस बालिका को बहन के साथ गलत हुआ, तब से हमारे वहाँ NSY विंग के लोग साथ में सहयोग में थे। हमारे वरिष्ठ नेता, हमारी प्रियंका जी, अजय राय जी, सब लोगों ने, संजू व्यास तो लगातार, जगती जी हमारी, इन लोगों ने लगातार वहाँ पे मुखर होकर के अपनी बातों को रखा। और आज हम सब लोगों ने, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की बात सही साबित हुई, तो उन बच्चों के ऊपर मुकदमा वापस हो और हमारे अजय राय जी के ऊपर मुकदमा वापस हो, और जो 60 दिन इन लोगों को बचाया है संरक्षण दे करके। और सीधे सीधे मैं जगती जी की बातों से सम्मत करते, उन्होंने बोला, बहुत सही बोला, आपने भी बताया कि प्रधानमंत्री आते हैं तो उनके साथ उनकी बैठकें होती हैं, ये पूरा था। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि प्रशासन को भय हो गया था कि बालिका ने सबको पहचान लिया है, कहीं वो मीडिया में ना आ जाए, मीडिया में आ जाएगी तो बनारस प्रशासन की भद्द बहुत पिटेगी। नहीं, जिस तरह से 60 दिन इन लोगों ने दबाया, और अभी एक चर्चा कर रहे थे कि पहली घटना है जो 5-6 साल पुरानी हो गई, 17 की है, उसी तरह इसको भी दबाने का पूरा प्रयास रहा। और सीधे सीधे तीनों का जन्मदिन मनाते हुए कैंट विधायक उनके घर जाकर के जन्मदिन मनाया है। और एक उसमें 1 तारीख को बहुत बड़े विशाल भंडारे का आयोजन किया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं को शामिल होना था। और एक नाम आप लोग भूल रहे हैं, स्वतंत्र देव पटेल। स्वतंत्र देव पटेल के साथ लगातार उन लोग का संपर्क बढ़ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें अभी आ रही हैं, उसको लाया जाएगा। आज से शुरुआत किया गया है, जब तक इसमें जैसा इनका तर्ज है उस तरह की कार्रवाई नहीं करा लेंगे, तब तक हमें नहीं लगता कि बनारस का कोई कार्यकर्ता। और आज ये शुरुआत हुआ है, हमको राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व द्वारा मार्गदर्शन भी मिला है और आश्वासन दिया गया है कि आप लोग की अगर लड़ाई, हम लोग आज से इसको टेकअप कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो पूरे देश भर में इस काशी के इस महिला बच्ची के लिए, छात्रा के लिए पूरे देश में कांग्रेस आंदोलन करेगी। जी अरविंद जी, हम आपका फिर आते हैं, आप बने रहिए। अब हम चलते हैं अथर जमान लारी साहब के पास। लारी जी, बनारस बहुत ही संवेदनशील जगह है और खास करके प्रधानमंत्री यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनकी आंख के नीचे अभी ये अपना अयोध्या मॉडल ला रहे हैं। अब तो इनका गुजरात मॉडल खुश कर गया है, इसकी पोल पट्टी खुल गई है। अयोध्या मॉडल में घर घर दीप जलवा रहे हैं, और वो दीप जलाने के लिए क्या ये इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? सच तो यह है, इसका संज्ञान सीधे चुनाव आयोग को लेना चाहिए।
इसका संज्ञान स्वतः सुप्रीम कोर्ट के लेना चाहिए। और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस तरीके के इस व्यभिचार को, जो बच्चे किए हैं उनसे ज्यादा तो इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो उनको संरक्षण दिए हैं। तो ऐसी हालत में ये वहां सा राजनीति समाज, ये राजनीति दरों से क्या हो रहा है? तर्जमा लाल साहब। सबसे पहले तो हम आपके जो भी दर्शक हैं, पैनलिस्ट हैं, उन तमाम लोगों को मैं सलाम और नमस्कार करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं तिवारी जी कि आप तत्काल ज्वलंत मुद्दों को उठाने का काम करते हैं और चर्चा कराते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 1 नवंबर की जो मैं उस पे भी आ रहा हूँ, राम मंदिर के ऊपर भी 1 नवंबर को जो छात्रा के साथ, दलित छात्रा के साथ, वो छात्रा दलित थी, उसके साथ जो है गैंग रेप हुआ और उसके बाद 2 महीने के बाद अपराधी पकड़े गए। सारी बातें सबको मालूम है। हम 3-4 दिन बाद ही हमने अपने फेसबुक पे लिखा कि ये अपराधी गिरफ्तार क्यों नहीं किए जा रहे हैं, लगता है कि इनका कहीं ना कहीं भाजपा से कनेक्शन है और कोई दबाव है। हमने अपने फेसबुक पे लिखा और कई बार हमने कहा सोशल मीडिया में भी कि आखिर आज तक ये गिरफ्तार क्यों नहीं किए जा रहे हैं। इनको जो है 3 दिसंबर को भी उठाया गया। ये पुलिस प्रशासन को पता चल गया था कि ये तीनों लड़के कौन हैं, भाजपा के हैं और रसूखदार हैं और इनकी पहुंच प्रधानमंत्री से लेकर के, नड्डा जी से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से इनका संपर्क और संबंध है। ये पता चल गया था। 3 तारीख को इनको उठाया गया, लेकिन फिर उठाने के बाद इनको छोड़ दिया गया। ये प्रचार करते रहे, ये मोदी जी का स्वागत करते रहे और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, बनारस से जीत के गए हैं, तब से बीएचयू में अक्सर ऐसी घटनाएं हुई है। 17 का जिक्र हुआ है और अभी जो है जो 1 नवंबर को हुआ। हमने प्रधानमंत्री जी से पूछा था, हमने सोशल मीडिया में भी कहा, फेसबुक में पूछा कि प्रधानमंत्री जी आप मन की बात करते हैं, उस बच्ची से उसकी मन की बात कब करेंगे, आप उससे कब मिलेंगे? आप यहाँ के सांसद हैं तो कम से कम आकर के उस बच्ची को सांत्वना दीजिए, उसकी हिम्मत की बधाई दीजिए, जिसने निर्भीक होकर के जो है बगैर किसी खौफ के एफआईआर लिखवाया और वो भी उसके ऊपर इतना दबाव था कि उस एफआईआर में उसने गैंग रेप का नाम नहीं लिया। लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया उस छात्रा ने, तब उसने बताया कि हमारे साथ गैंग रेप हुआ और वो दबाव में पुलिस के वो एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी। बाद में उसमें गैंग रेप की धारा जोड़ी गई। मैं कहना चाहता हूं कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में अपराध और छात्राओं और लड़कियों और महिलाओं के साथ बढ़ता जा रहा है। अभी 4 से 5% की इसमें वृद्धि हुई है। मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं, देंगे तो बहुत समय लग जाएगा और इन आंकड़ों को हम अगर टाइम होगा तो मैं आपके सामने रखूंगा। बात करेंगे। ये भाजपा चाल, चरित्र और चलन की बात करती है। ये भाजपा नेता नियत और नीति की बात करती है। ये भाजपा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और इनका चाल, चरित्र और चलन सामने आ गया। इनके तमाम नेता जो भी अपराधी और दोषी और बलात्कारी हैं, इनके पार्टी में चले जाएंगे, वो दूध के धुले हो जाएंगे। आपको याद होगा अभी इनके एक विधायक को सजा हुई है, 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा, राम दुलार गौड़ जो सोनभद्र का विधायक है। ये पास्को एक्ट में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। सरकार को, भाजपा के लोगों को मालूम थी, उसके बावजूद भी मुकदमा चल रहा था। इसको टिकट दिया गया और वो विधायक बना। अब इसकी सदस्यता गई है। कुलदीप सेंगर से लेकर के बृजभूषण सिंह से लेकर के तमाम ऐसे लोग हैं। अभी हमारी बहन जागृति राही ने बताया, चिन्मयानंद हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे आशाराम हो, नित्यानंद हो, तमाम ऐसे साधु संत भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हैं जो बलात्कार के मुकदमे में फंसे हैं, लेकिन ये सरकार बचा रही है। इन लड़कों को भी
सरकार पूरी तरीके से बचाना चाह रही थी, नहीं चाहती थी कि ये गिरफ्तार हो, लेकिन इतना दबाव था, जन दबाव था, हम लोगों ने बार बार प्रोटेस्ट किया। कल ही हम लोगों ने, तमाम पार्टी के लोग उसमें शामिल थे, संजीव सिंह जी नहीं आ सके थे, बोले कि हम लोग एक प्रदर्शन है, लहुरा बीर चौराहे पे हम लोगों ने धरना दिया, सभा किया और मांग किया। हमने कहा कि आज अगर कोई दलित या मुस्लिम नौजवान होता तो उसके घर बुलडोजर चढ़ गया होता, उसके परिवार के लोग सारे गिरफ्तार कर लिए गए होते, लेकिन आज ये भाजपा के नेता हैं, रसूखदार हैं, तो इनको गिरफ्तार चुपके से करके ले जाके जेल भेज दिया गया, इनको रिमांड पे भी नहीं लिया गया, इनसे पूछताछ भी नहीं की गई। और आज अगर कोई दूसरा होता तो उसका पूरा परिवार गिरफ्तार होता, उसके घर बुलडोजर चली जाती। इनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा, कब पर्दाफाश होगा कि 2 महीने किन लोगों के संरक्षण में ये अपराधी गैंग रेपिस्ट जो है उनके साथ थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर यूएपीए कब लगेगा? लग जाता है पत्रकारों के ऊपर, लग जाता है अगर हमारे जैसे लोग रहें तो यूएपीए लगा दिया जाएगा। तो ये सरकार जो है इनको बचा रही है और बचाएगी, जैसे सबको बचाया गया है इनको भी बचाएगी। इनको कोई सजा नहीं होगी। हम लोग मांग कर रहे हैं कि इनको फांसी की सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की जाए, जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए और इनको सख्त सख्त सजा दी जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध जी अतर भाई, जी अतर भाई, हम आप पास फिर आते हैं। कम है। मोदी जी आए थे इसी बनारस में, उस छात्रा से नहीं मिले, और ये अपराधी जो है, रेपिस्ट जो है, मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। आपने देखा होगा फोटो किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, स्मृति ईरानी के साथ जो है ये फोटो खिंचवा रहे हैं किस तरीके से। और जो ये इनके क्षेत्रीय अध्यक्ष है ना, दिलीप सिंह पटेल, इनका जो है ये पीए था, ये अब इनकार कर रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया पे उनका फोटो, ये वो सारा चीज डालने का काम ये सक्षम पटेल करता था। ये कुणाल पांडे जो है, ये चौहान जो है, ये सब जो है जश्न मनाते थे। अभी सौरभ श्रीवास्तव के हमारे राघवेंद्र जी ने कहा वहां पे गए थे, वहीं पे इनकी मीटिंग होती थी। तो ये सरकार जो है इनको बचाने के लिए तत्पर है और नए नए मुद्दे उखाड़े जाएंगे। राम मंदिर का आपने जिक्र किया, मोदी जी चर्चा कर, हमने एक मांग किया है, देखिए इंडिया के नेताओं से और विपक्ष के नेताओं से कि आपको 22 तारीख को जिस दिन मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जी एक सेकंड, उस दिन वो न जाकर के दूसरे दिन जाएं लोग, और मोदी जी जो रामलला के आंख पे पट्टी बंधी होगी उस पट्टी को खोलेंगे। तो अब रामलला मोदी जी का दर्शन करेंगे कि मोदी जी रामलला का दर्शन करेंगे, ये तो जनता को तय करना है। और पट्टी खोलेंगे मोदी जी, तो ये जरूर सही है कि रामलला जी अब मोदी का दर्शन करेंगे। और मोदी जी कहते हैं कि हमने इतने करोड़ मकान दिए और रामलला को भी मैंने मकान दे दिया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? डूब मरना चाहिए हमारे ऐसे लोगों को जो रामलला के बारे में कहते हैं कि हमने उनको मकान दे दिया। धन्यवाद। अगर भाई आप बने रहिए, हमारे पास फिर आते हैं। अब हम चलते हैं संजीव सिंह जी के पास। संजीव सिंह जी, आप तो शुरू से ऐसे सारे मामलों के आप प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। इस मामले में तो सही मायने में तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर सीधे संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, और इस पर तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी की इन्वॉल्वमेंट है। प्रधानमंत्री जी का वो लोग स्वागत नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जो इनकी परंपरा है। अपना गुजरात में ऐसे लोगों का वो तो लगातार स्वागत करते रहते गुजरात सरकार में, और ये भी करते रहे। तो इन सारे संदर्भों में, और आज जिस तरीके से कांग्रेस ने एक आक्रामक रुख लेकर के इसकी पहल की है, तो आने वाले दिनों के लिए यह तो राष्ट्रीय मुद्दा है, और यह मांग तो सीधे सीधे सेंटर से आनी चाहिए। इंडिया ये गठबंधन के अंदर की चर्चा होनी चाहिए और तो राष्ट्रव्यापी इस पर आंदोलन होना चाहिए। आपकी टिप्पणी। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, और साथ ही साथ सभी अपने को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। जिस जीवंत मुद्दे पे आपने चर्चा की, मैं वही देख रहा था, कुछ तस्वीरें ये दिखाना चाह रहा था। आप लोग देखे भी हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी का 15 दिन साफ दिखाई नहीं दे रहा है।
कुणाल ठीक है, पांडे आ रहा है। स्वागत है। हाँ, वो तो कुणाल अखबारों में पांडे और ने कुणाल पांडे मीडिया में स्वागत देखा है। एक मिनट लारी साहब सुनते रहिए। जी जी ये मुख्यमंत्री के साथ फोटो योगी जी जी आदित्यनाथ जी की है, जी 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 ये सक्षम पटेल की सारी जी फोटो ये देखिए। तो मेरा ये कहना है नड्डा जी के कि साथ है, सबके साथ मेरा ये कहना है कि पहली बात की बहुत साफगोई से कह दूं कि व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन जिनके चरित्र काले धब्बों से लगे हुए हैं, लगातार जिनके जी। चरित्र आवाज चर्चाएं मान रहे हैं उनके पूरे जीवन में, मेरे लिए वो माननीय नहीं हो सकती। मेरी मजबूरी एक अलग हो सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति की चर्चा हम कर रहे हैं, जो हमारा सांसद है, वो प्रधानमंत्री है। जागृति जी ने चर्चा शुरुआत की थी कठुआ से लेकर के, मैं और पहले जाना चाहता हूं। 2007 में हमारे सांसद नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ज्यादा नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वजवाहक हो गए। किसी समय कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के विधायक होते थे। दिल्ली की विधानसभा में 40 मिनट की वो सीडी चलाई है, जिसमें अमित शाह गुजरात के पुलिस के बड़े अधिकारी से बात कर रहे हैं, और होली के दिन एक महिला को मुख्यमंत्री के आवास पे रखा गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कपिल मिश्रा कह रहे हैं। और मुख्यमंत्री कौन था 2007 में? आदरणीय तिवारी जी, सब लोग जानते हैं, यही जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है। तो जिनके चरित्र का दाग 2007 से गुजरात की मुख्यमंत्री आवास गवाही दे रहा है, वो लोग कैसे लोगों को पाल सकते हैं, ये एक बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी रोशन ने भी बहुत अच्छी बात कही, रोशन जी ने, कि 2016-17 में क्या हुआ था। 2-2 दिन तक बीएचयू की छात्राएं बैठी रहीं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं, उनका रास्ता बदल दिया जाता है कि साहब उधर से नहीं जाना है, और जाने के बाद लाइट काट करके बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसमें छात्र छात्राएं घायल हुई। और फिर उसको भी आज तक उसका भी मैंने एक्यूज नहीं पकड़ा गया। इस घटना को लेकर के भी 1 नवंबर की घटना होती है। 3 नवंबर को वाराणसी पुलिस वीडियो फुटेज पा जाती है। 5वें दिन पीड़िता को बुला करके शिनाख्त कर लिया जाता है। और इस बीच मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नौजवान साथियों को बीएचयू के। मेरे लिए चाहे वो एनएसयूआई हो या लेफ्ट हो या वो एबीपी के जो भटके हुए नौजवान थे, मैं उनको कह रहा हूं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, लगातार हम लोग कह रहे थे कि आप न्याय की बात कर रहे हो तो आपस में क्यों लड़ रहे हो, लेकिन वो संभल चुके थे। ये प्रशासन ने फूट डालने का काम किया, एससी एसटी का फर्जी मुकदमा लिखवा दिया, क्योंकि आंदोलन ठप हो जा, और वो हुआ। तो उस समय इन्हीं नौजवानों की आवाज पे एक वाहिद शख्स के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, संघर्षशील अध्यक्ष श्री अजय राय ने कहा कि इसमें हो न हो, जिस तरह से लीपापोती की जा रही, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल है। बीजेपी की छात्र इकाई ने पुतला फूका और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। आज जिस शख्स को बधाई देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, माफी तो छोड़ दीजिए, वो भी नहीं होता। इन नौजवानों के ऊपर मुकदमे आज भी दर्ज हैं। मैं कहना चाहता हूं बीएचयू के साथियों के, रोशन जी के साथ, कि ये आवाज नहीं रुकनी चाहिए। कल आप लंका थाने पहुंचिए और आप लोग कहिए कि मेरी गिरफ्तारी कब होगी, तो मीडिया समाज के लोग पूछेंगे भाई आप क्यों बात कर रहे हो, तो आप बताना कि अपनी गिरफ्तारी इसलिए देने आया हूं कि वो लोग हैं जो 60 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक, 3-3 मंत्री और प्रधानमंत्री के संरक्षण से बलात्कारियों को बचाने का काम किया और हमें फर्जी मुकदमे में दाखिल किया, इसलिए हमारी गिरफ्तारी करो। इनके मुंह पे तमाचा पड़ेगा जो है लंका थाने के ऊपर, क्योंकि कल भी ये प्रदर्शन आपका होना चाहिए, इसलिए कि आप जिंदा आवाज हो। दूसरी तरफ ये क्यों रोका गया तिवारी जी? रोका इसलिए गया कि 5 तारीख को शिनाख्त हो गया, तो 6 को इनको जेल होना चाहिए। इसलिए जेल नहीं भेजा गया कि 7 तारीख को 5 राज्यों के चुनाव जब हो रहे थे, तो सबसे पहले चरण का चुनाव 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में था। 17 तारीख को द्वितीय चरण का चुनाव मध्य प्रदेश में पूरा था और छत्तीसगढ़ के छूटे हुए हिस्से में था। 25 नवंबर को राजस्थान का चुनाव था, और तेलंगाना की बात नहीं करूंगा, और मिजोरम तो मोदी जी के मन में है ही नहीं है, इसलिए मोदी जी गए ही नहीं। तो ये परिणाम जो लाडली बहन योजना के नाम पे ठगने का काम किया गया, अगर 5 तारीख को ये जेल दरिंदे चले गए होते, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि चाहे मध्य प्रदेश, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे राजस्थान का चुनाव होता, तो बहन बेटियां इन दरिंदों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी कोर्ट नहीं देती।
बल्कि नरेंद्र मोदी के जहां जहां सभाएं होती, हम कांग्रेस के लोग, जितने लोकतांत्रिक लोग हैं, जिस भी दल के हो या न दल के किसी हो, वो वहां पे उनका विरोध प्रदर्शन करते। ये नहीं हुआ। और आज मैं इस संदेह में हूं, आज मैं राघवेंद्र जी को और इनके सारे साथियों को हृदय से बधाई दूंगा कि जिस कड़कड़ाती ठंड में सैकड़ों की संख्या में पुलिस के उस दमन चक्र को धता बताते हुए हम लोग वहां गए और पूरे अहिंसात्मक तरीके से, एक भी लाठी आपने देखा हमारे साथी नहीं, अलबत्ते हमारे साथियों को, कुछ साथियों को लाठी भी चलाई गई है पुलिस के द्वारा, घायल भी हुए, गिरे हैं। और हमने केवल गांधीवादी तरीके से 4 बातें कही। हमने इस बात को इसलिए कहा कि कठुआ से लेकर के मणिपुर तक और यहां रामदुलार गांव तक को बचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब तक सुओ मोटो नहीं लिया तब तक कुलदीप सेंगर की भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं जगी थी। चिन्मय आनंद का वीडियो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन चिन्मय आनंद जेल नहीं गया। शर्म आती है कि हमारे गृह जनपद जौनपुर का कभी सांसद हुआ करता था और इस देश का गृह राज्य मंत्री हुआ करता था, वो जेल नहीं जाता, बल्कि जिस तरह से द्रोणाचार्य ने अंगुली काट करके एकलव्य का गुरु दक्षिणा लिया था, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पीड़िता को जेल भेज करके चिन्मय आनंद को अपनी गुरु दक्षिणा देने का काम किया था। चिन्मय आनंद जेल नहीं गया। आज यही चीज लग रही है, जो चुप्पी थी 60 दिनों तक चुप्पी, इस बात की इशारा कर रही हो। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और उस बेटी के साथ, उस बहन के साथ खड़ा रहूंगा। इनका हम सारे साथी जब तक इन आरोपियों को बचाने का जो लोग काम किए हैं वो भी इन्हीं मुकदमों के तहत पंजीकृत नहीं, क्योंकि 3 व्यक्ति नहीं जिम्मेदार हैं। ये जेपी नड्डा से जाकर के मिलते हैं इंदौर में, ये नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं बनारस में, काशी प्रांत का अध्यक्ष जो दिलीप पटेल है उसने जब भगाया, ये इनका सक्षम पटेल इनका पीए था, रोने लगे। ये सारे लोग खुले हुए, सारा सबूत है। अगर भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे लोगों से पूछेंगे सब बता रहे हैं। तो इसलिए इनका भी बचाना, आवाज उठी रहेगी। कांग्रेस ने तो शुरुआत की है, तमाम ऐसे लोग हैं हमारे साथी जो आइसा के हैं, उन्होंने शुरुआत की है। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि ये आंदोलन कांग्रेस की कोई बेटी नहीं थी, कांग्रेस के लोगों का नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन के जो साथी जहां पर भी मजबूत हैं पूरे देश में उसको उठावें, क्योंकि पूरे बहन बेटियों की, पूरे देश की बहन बेटियों की अस्मिता का सवाल है। और ये नारा एक गाली और चुनौती बन चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बल्कि हमसे अपनी बेटी बचाओ, यानी भाजपाइयों से बेटी बचाओ। और जब तुम्हारी बेटी बच जाएगी तब शायद वो पढ़ लिख लेगी और बच लेगी। इसलिए आज मैं इतने ही से संतुष्ट हूं कि आज हमारे जो शहर अध्यक्ष ने, जिला अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे प्रदर्शन किया। उसमें जो 4 मांगे हैं, एक मांग तो ये है कि 60 दिन तक बचाने का जिन लोगों ने काम किया वो कौन लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरी मांग ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय और बीएचयू के उन होनहार संघर्षशील नौजवान छात्रों के ऊपर फर्जी मुकदमे कब वापस होंगे, इसको। और तीसरा, हमने मीडिया से कहा और तिवारी जी आपके भी चैनल से कह रहा हूं कि आप ही के चैनल ने, हो सकता आप न रहे हो, आप लोगों ने योगी सरकार को पूरी दुनिया में बुलडोजर सरकार के नाम से सुविख्यात किया। तो अब ये मौका बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के इन 3 दुराचारियों के घर बुलडोजर कब चलेगा। क्या बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया है कि वो भी बुलडोजर वाला हड़ताल पे चला गया ट्रक के ड्राइवरों के साथ। और चौथी बात यह है कि जब 6 तारीख को उसका खुलासा हो गया तो बीएचयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री अनिल श्रीवास्तव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और वाराणसी के पूर्व सांसद, पूर्व उपाध्यक्ष बीएचयू डॉक्टर राजेश मिश्रा, और ये बीएचयू के नौजवान हैं। 10 नवंबर या 9 नवंबर को हम लोग आदरणीय पुलिस कमिश्नर से मिलने गए थे और पुलिस कमिश्नर ने जानते क्या कहा मामले के तह तक जा गए हैं, जबकि उसने कब्र खोद ली थी, पूरा बदबू कर रहा था। अगर वो चाहता तो उस दिन भी बता देता, लेकिन नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूं आपके चैनल पे कि वाराणसी के पुलिस कमिश्नर के अंदर अपनी भी बहन बेटी के प्रति अगर तनिक भी इज्जत होगी तो उसको इस पद से इस्तीफा देकर के हट जाना चाहिए। इतनी निर्लज्जता प्रशासनिक अधिकारी को। इन 4 मांगों के साथ गए और ये मुद्दा हम उठाते रहेंगे, हम कांग्रेस के लोग। और कांग्रेस ही नहीं, मैं पूरा आपके चैनल पे बैठ के कहता हूं कि जिन लोगों तक आवाज जा रही है, आपकी बहन बेटियां तभी सुरक्षित रहेंगी जब भारतीय जनता पार्टी की इस नफरत, सांप्रदायिक और दरिंदों को सत्ता से जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे। नहीं तो 24 के बाद संविधान लोकतंत्र छोड़ दीजिए, अपने घर की बहु बेटी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।
हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ये बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और दखल संस्था दखल संस्था की ओर से आप बराबर हस्तक्षेप करती रहती है बनारस में और आसपास की जिलों में। ये डॉक्टर इंदु पांडे जी आपकी टिप्पणी। सभी को प्रणाम और भैया आपको स्पेशली कि आपने आज यहाँ इस मंच पे मुझे बुलाया। सबसे पहले तो एक लड़की होने के नाते रोज शहर में जो चीजें हो रही हैं उसको लेके मैं बात करूंगी। बीएचयू की जो घटना हुई उसके ठीक 2 दिन पहले एक और घटना बीएचयू में ही हुई थी जिसमें एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी, लेकिन उस पे भी कहीं कोई एक्शन नहीं लिया गया था और उन बच्चियों ने खैर एफआईआर भी दर्ज नहीं की, क्योंकि ये डर तो है ही कि पता नहीं प्रशासन जिस तरीके से है वो कितना ही उस पर एक्शन लेगा कि नहीं लेगा। 2 दिन बाद 1 नवंबर को ये घटना हुई और मुझे याद है कि उस दिन धरने वाले दिन जो पहले दिन का धरना था मैं भी थी, रोशन भी साथ में थे, तो हम लोग थे वहां पर। और वो जिस तरीके का माहौल था, इसके पहले भी बीएचयू में लगातार बीएचयू में पूरे शहर में अगर पूरे भारत की ही बात करें तो जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं, रिपोर्ट ये आई है कि पहले जो 6 मिनट में एक रेप हुआ करता था वो घट के 2 मिनट हो गया है। तो फिर हम किस सुरक्षा की और किस बेटी बचाओ की और उसकी बात कर रहे हैं। संजीव भाई सही कह रहे हैं कि बेटी बचाने का मतलब उनका कुछ और था, बट हम लोग ही स्लोगन समझने में गलती की और हमें लगा कि नहीं तो बेटी को बचाने की, पढ़ाने की और उसको आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बिल्किस से लेके कठुआ और मणिपुर और सारा जब उठा के देखेंगे तो समझ में आता है कि प्रशासन और सरकार किस तरीके रवैया जैसा रहता है। हम लोग शहर में लगातार किसी मुद्दे को लेके काम कर ही रहे हैं। इवन पहलवानों वाला जो था उसमें सिर्फ हम लोग मार्च निकाल रहे थे, कैंडल मार्च था और प्रशासन ऐसे बिहेव कर रहा था कि उस दिन अगर 80 का प्रोग्राम नहीं रहा होता, संजीव भाई साथ में थे, तो 100% ये था कि वो हम लोग को अरेस्ट करते, लेकिन सिचुएशन उनके पास इतना प्रेशर था कि नहीं हो पाया। तो एक तो ये है कि लड़कियों की सुरक्षा व्यवस्था जितनी अच्छी होनी चाहिए वो और भी खराब है। यूपी तो और भी उसकी कंडीशन खराब है, पहले शीर्ष पे पहुंच गया है लड़कियों से बलात्कार और रेप के मामले में। लेकिन दुखद ये है कि जनता पता नहीं कैसे इसको देख रही है। शायद सबको लग रहा होगा कि अरे अभी तो हमारे घर में आग नहीं लगी है, आग कहीं और लगी है। जब हमारे घर में लगी ही नहीं है तो हमें क्या ही मतलब है। हम तो गुड फील कर रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, सेल्फी पॉइंट्स हमें मिल गए हैं और हम उसी में खुश हैं, क्योंकि खूब सारी जगमग लाइट हो रही है और हमें गुड फील हो रहा है। बहुत सारे रेस्तरां खुल गए हैं, दुनिया भर का खाना हमें मिल रहा है और शायद ये 1-2 सालों में हम बहुत सारा व्यापार भी कर लेंगे, कमा लेंगे, क्योंकि लोग आ रहे हैं कॉरिडोर है तमाम चीजों के नाम पे। और ये सारा 2 साल का ही है। 2 साल बाद फिर जब वापस वो लोग अपनी उस कंडीशन में आएंगे तब समझ में आए, लेकिन तब तक लड़कियों की स्थिति कितनी खराब हो जाएगी ये कोई सोच नहीं पा रहा। आप सोचिए कि कोई गांव की लड़की जिसका परिवार बहुत ही भरोसे से बीएचयू जैसे संस्थान में भेज रहा है कि मेरी बेटी जाएगी, पढ़ेगी और कुछ बनेगी, इस घटना के बाद उस दिन मुझे याद है कि बहुत सारे पेरेंट्स बीएचयू में दिखे जो आए और अपनी बच्चियों को लेके चले गए, क्योंकि उनको इस बात पे भरोसा नहीं हो पा रहा है कि जब बीएचयू जैसे संस्थान में जो एक परिसर है जिसकी सुरक्षा की बात की जा सकती है, वहां पे जब हमारी बच्चियां सेफ नहीं है तो पूरे शहर में या पूरे समाज में कैसे सेफ रहेंगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जैसे ही आप ये सवाल उठाएंगे, रोशन तमाम साथियों की तरह आप पे भी एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा और आपको इतना डरा दिया जाएगा कि आप फिर अपना आवाज बंद कर देंगे और अपनी बच्चियों को वापस अपने घर बुला लेंगे। तो हम जिस अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब बहुत भयावह स्थिति है। लेकिन वही है कि हम एक तरफ गुड फील भी कर रहे हैं क्योंकि हमें सेल्फी पॉइंट्स मिल रहे हैं। लेकिन सोचने की बात है कि जिस दिन वो आग आपके घर तक पहुंचेगी उस दिन फिर आप क्या करेंगे। शायद ये इतना फैल चुका होगा कि हम इसको समेट भी ना पाए। तो मुझे लग रहा है कि हमारे पास वो समय अब तो आ ही गया है कि हम सबको अपनी आंख खोलनी चाहिए और इस लड़ाई में सबको एक साथ आना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी। आप तो इन सारे घटनाओं की आप प्रत्यक्षदर्शी रही हैं और आप अंदर घुस करके उन बच्चियों से भी आप बात की हैं और लगातार ऐसे संपर्क में आप रही हैं। आपके दर्द को हम लोग महसूस कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं एडवोकेट आराधना भार्गव जी के पास। आराधना भार्गव जी, ये तो कानूनी दृष्टि से भी और यह तो मुद्दा सीधे सीधे बनता है कि चुनाव आयोग
को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसको सीधे संज्ञान लेना चाहिए। और इसमें तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री उन अपराधियों के चिन्हित हो जाने के बाद उनका स्वागत कर रहे हैं। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी नड्डा है, स्मृति ईरानी है, ये अपने जोगी जी है, मुख्यमंत्री जोगी जी है। तो इस सब में ये कानूनी रूप से क्या हो सकता है, और आप तो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन भी है, आगे इस पर क्या होना चाहिए और इस पर क्या हो सकता है? आराधना जी। सभी पैनलिस्ट एवं दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा सेंटेंस हम हमेशा सुनते हैं, संयोग और प्रयोग। तो भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोग कर रही है जिसको नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। जैसे अभी संजीव जी ने बताया कि 2007 में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री निवास पर महिला के साथ जो कुछ हुआ, और वो प्रयोग करते करते यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची है, ये बात हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। हमारे कुछ प्रश्न है। आईटी सेल चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे किसी भी दल का हो, जब आईटी सेल में आप जिनको रखते हैं उनका चरित्र का आप क्या जांच करते हैं, क्योंकि उसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। सवाल आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अकेले का नहीं है। सवाल है कि क्या बाकी राजनीतिक दल इससे सबक लेने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, कल निश्चित तौर पर हटेगी, तो क्या कांग्रेस सत्ता में बैठने के बाद वो सतर्कता को बरतने का काम करेगी या सिर्फ क्रिटिसाइज करने का काम करेगी? तो आईटी सेल में जिनकी नियुक्तियां होती हैं वो किस टाइप के लोग हैं, इसकी जांच हर दल को करना चाहिए। हम बहुजन संवाद से इस मांग को कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोर शोर के साथ 3 क्रिमिनल कानून में परिवर्तन किया, बहुत हो हल्ला मचाया, बहुत प्रचार प्रसार करा और कहा कि हमने महिलाओं को कानून में न्याय देने के लिए सबसे प्राथमिकता पर रखने का काम किया। इन्होंने संहिता के नाम बदले और कहा बलात्कार के प्रकरण में 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा। मैं बहुजन संवाद के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, वो पुलिस वालों से क्या ये प्रश्न किया जाएगा कि 2 महीने में आपने अपराधियों को नहीं पकड़ा, तो ये जो अमेंडमेंट आप कर रहे हो भारतीय दंड संहिता में, तो उसका नाम बदला दिया भारतीय सुरक्षा अधिनियम। तो भाई जब इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन करके चालान पेश करना चाहिए, तो 2 महीने में अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया, क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अब प्रश्न आता है कि पुलिस वाले ये बताएं कि 2 महीने में क्या इन्वेस्टिगेशन किया आपने, कहां कहां पर गए, किनके बयान हुए। आखिर जवाबदेही तो बनती, जवाबदेही इसलिए बनती है और प्रश्न पूछने का हक मेरे से इसलिए बनता है मेरा, क्योंकि मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स देती हूँ और मेरे टैक्स के पैसे से पुलिस वालों को वेतन मिलता है। तो आपकी जवाबदेही मेरे प्रश्नों का उत्तर देना है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि ये 2 महीने तक आप क्या करते रहे और अपराधियों को आपने गिरफ्तार करने के बाद किस आधार पर छोड़ा। मात्र प्रधानमंत्री कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा, क्योंकि राष्ट्र की बेटियां सुरक्षित हो, ये जवाबदेही भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है हमारी। जब देश स्वतंत्र हुआ तो सरकार ने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी, एक कहा वो हमारी सुरक्षा करेंगे, एक हमारी संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से जो प्रश्न बनता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए बैठी है, ये जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट की है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये प्रश्न बनता है, ये जवाबदेही बनती है, दायित्व बनता है कि वो पुलिस वालों से पूछने का काम करे कि 2 महीने में आपने क्या किया और आपने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात को बताने का काम किया। अब तीसरा सवाल जो है वो राजनीतिक सभी पार्टियों से है कि पुलिस की जवाबदेही कब कानून के प्रति और भारत की जनता के प्रति होगी। इस देश में जो पुलिस का एक्ट चल रहा है वो 1861 का पुलिस एक्ट है और वो कब बना,
जब झांसी की रानी के नेतृत्व में पूरा स्वतंत्रता आंदोलन चला और जब ये देश में पूरी चिंगारी फैली, तब अंग्रेजों को लगा कि भारतीयों को किस तरीके से दबाया जाए, तो 1861 में पुलिस एक्ट बना, जिसकी जवाबदेही सरकार के प्रति है। और आज भी 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। क्या राजनीतिक दल इस एक्ट को बदलने की कोई कार्यवाही करेंगे? इंडिया गठबंधन के अंतर्गत क्या ये प्राथमिकता होगी कि हम पुलिस की जवाबदेही कानून के प्रति और देश की जनता के प्रति करेंगे? जब तक आप ये बदलाव नहीं करेंगे, हर राजनीतिक दल के समय पर इसी तरह की घटनाएं घटती रहेंगी और बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं होंगी, देश की जनता सुरक्षित नहीं होगी। जो भी सरकार सत्ता में बैठेगी, जो भी पार्टी सत्ता में बैठेगी, वो पुलिस के बल पर शासन चलाने का काम करती है, कानून के बल पर शासन नहीं चलता। तो ये जवाबदेही भी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो पैनलिस्ट साथी हैं वो राजनीतिक दलों के भी हैं और निश्चित तौर पर वो अपने आका को बताने का काम करेंगे। और जो न्याय यात्रा निकल रही है, क्या उस न्याय यात्रा का यह भाग होगा कि हम पुलिस एक्ट की में अमेंडमेंट करेंगे और जवाबदेही कानून और जनता के प्रति जब तक पुलिस की नहीं होगी, तब तक इस प्रकार का कोई काम नहीं हो सकता। ये बात हमको जाननी होगी और इसके बाद ही हम समझ सकते हैं कि किसी प्रकार का परिवर्तन समाज में आने वाला है। क्योंकि ये घटनाएं आप देखिए पुरातन काल से चली आ रही हैं महिलाएं। और अब एक बात और सोचनी पड़ेगी कि अपराधियों के मन में कानून का भय कैसे समाप्त हुआ। अभी तक लोग अपराध करते थे, छुप जाते थे, पर अब अपराधियों के का मतलब इरादा देखिए, और जो भयमुक्त होकर घूम रहे हैं, खुलेआम ट्विटर पर है, खुलेआम फेसबुक पर है, खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वो हमको बचाने का काम करेंगे। तो धारा 34 के अंतर्गत इस प्रकार का अपराध जिनके साथ उनकी फोटो खींची है, उनके साथ भी उनके ऊपर भी धारा 34 का प्रकरण दर्ज होना चाहिए, वो किसी भी पद पर बैठे हुए हो। क्योंकि अभी जो कानून में इन्होंने अमेंडमेंट किया, उस कानून में इस बात का उल्लेख किया कि कोई सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी होगा तो बलात्कार के प्रकरण में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जितने आईटी सेल के लोग हैं जिनके साथ इनकी फोटो खींची है, अगर बेटियां सुरक्षित करनी है और कानून का भय अपराधी के मन में रखना है, तो निश्चित तौर पर इस तरह की कार्यवाही करनी होगी। तिवारी जी, आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुरेंद्र, मामला बनारस का है, मामला मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का है, और मामला इतना ही नहीं है, इसके पहले भी अब तमाम ऐसी घटनाएं होती रही हैं। और यह घटना 1 नवंबर को घटित होती है रात में। वह बच्ची यहाँ पर जो सबसे मुलाकात करती है, योगी से मुलाकात करने के लिए वो जो आरूढ़ हो जाती है, ये मोदी जी से भी मिलने के लिए वो समय मांगती है। और अब तो चीजें खुल करके सामने आई है कि 1 नवंबर को जो घटना हुई, 2 नवंबर को ही पुलिस ने उन दरिंदों को लोकेट कर लिया था, उन 3 लोगों को, और 6 तारीख को उनको गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग लगातार मध्य प्रदेश गए हैं, मोदी जी से मिलते रहे हैं और तमाम अपना सब काम करते रहे हैं। और अंततः ये इनके सारी गतिविधियां वो सामने आ रही है। नड्डा जी के साथ मिलते रहे हैं, स्मृति ईरानी के साथ मिलते रहे हैं, सत्येंद्र देव के साथ मिलते रहे हैं। और फिर उसके बाद इनको इतने दिनों के बाद जब सारा प्रकरण खत्म हो गया, 5 चुनाव खत्म हो गया, मोदी जी का बनारस से दौरा खत्म हो गया, और मोदी जी इनको बुला करके, अब तो सीधे से तस्वीर, मोदी जी इनको बुला करके अपने प्राइवेट कमरे में इनका सम्मान करते हैं। फिर ऐसी हालत में क्या ये मामला केवल बनारस तक ये सिमट के रह जाएगा, या ये
अपने राष्ट्रीय स्तर पर इसको संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी, अपने चुनाव आयोग को भी, और सारे दलों को, खासकर इंडिया गठबंधन को इसको पूरा संज्ञान लेना चाहिए। सुनील जी। जी, मुझे लग रहा है कि सभी संज्ञान ले ही रहे हैं। इतनी बड़ी घटना है जो कभी इस तरीके से हुआ नहीं है। इसलिए जो अभी बात कही गई कि ये असल में जो लोग संरक्षण देते हैं और उनको अगर आप अपराध के साथ जुड़ा हुआ आप मान करके और उनके ऊपर अगर कार्रवाई कानूनी तौर पर नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों का संरक्षण देने का काम चलता ही रहने वाला है। एक बात ये साफ हो गई है कि जो पार्टी विद अ डिफरेंस अपने आप को क्लेम करती थी, तो लोग ये समझ नहीं पाते थे कि डिफरेंस क्या है। तो ये बात अब समझ में आ गई है कि डिफरेंस सीधा-सीधा सा ये है कि घटना चाहे कठुआ की हो, है ना? चाहे घटना पूरे देश के अंदर कहीं पर भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार की हो, भारतीय जनता पार्टी अत्याचारियों के साथ में, बलात्कारियों के साथ में खड़ी रहती है। ये बात हमने ब्रजभूषण सिंह के समय में भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा है, पूरे देश ने देखा है। अब सवाल ये है कि इस मुद्दे को कैसे जनता के बीच तक लेकर के जाया जाता है। दिक्कत ये है कि लोगों की मेमोरी बहुत कम है और ये भी हमारी दिक्कत है कि हम लोग यहाँ पर तो बहस कर रहे हैं, लेकिन जो बातें नीचे तक जानी चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि भई अब आप बहुत राम की भक्ति कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि बहुत दुनिया का सबसे ऐतिहासिक काम राम मंदिर बनाने का हो गया है, तो क्या यही उनका चरित्र होना चाहिए? है ना? ये सवाल जो है आपको खड़ा करना पड़ेगा, जनता के बीच में ये सवाल को लेकर के जाना पड़ेगा। तो एक इंडिया गठबंधन मान लीजिए कोई एक बयान दे देगा, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सब नेताओं ने बयान दे दिया है, सबने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लिखने का काम कर दिया है, उससे काम नहीं चलेगा। असल में इन लोगों को कटघरे में खड़ा करने का काम करना पड़ेगा और वो भी जनता के बीच में खड़ा करने का काम करना पड़ेगा। तो ये जो 60 दिन तक ये लगातार घूमते रहे, पुलिस के संज्ञान में रह कर के घूमते रहे, क्योंकि इतना बड़ा संरक्षण था, इसलिए ये घूमते रहे। ये सब बातें और जो फ़ोटोग्राफ्स अब आए हैं, ये सब जब तक नीचे नहीं जाते हैं, तब तक जो है ये जो इनका चेहरा बना हुआ है कि ये बहुत धर्म को मानने वाले लोग हैं, राम को मानने वाले लोग हैं, धर्म को बचाने वाले लोग हैं, तो क्या बलात्कारियों को बचा करके धर्म की रक्षा हो सकती है? ये सवाल सीधे-सीधे भारत की वो जनता जो मोदी जी के साथ खड़ी है या संघ परिवार के साथ खड़ी है उनसे पूछा जाना चाहिए। मोहन भागवत क्यों नहीं बयान देते? मेरा सीधा-सीधा ये सवाल है। क्यों नहीं बयान देते? इनका जितना ये महिला आयोग है, ये क्या कर रहा है? इनके जितने मंत्री हैं, क्या कर रहा है? मतलब आपका आदमी आपका कार्यकर्ता, आपके साइट आईटी सेल का इंचार्ज, अगर वो बलात्कार करता है, गैंग रेप में शामिल होता है, क्योंकि वो आपके गैंग का मेंबर है, इसलिए आप उसके खिलाफ में कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो फिर ये कहा जाएगा कि इस देश के अंदर एक माफिया राज चल रहा है और जिसके अंदर माफिया कुछ भी करे, उससे कोई उसको पूरी तरीके से अपराधियों का संरक्षण मिलेगा, उसको स्टेट का संरक्षण मिलेगा। मुझे लगता है कि ये बात नीचे तक ले जाने की ज़रूरत है और इसको लेकर के इंडिया गठबंधन को ज़रूर कोई ना कोई प्रोग्राम देना चाहिए। अब तो 28 पार्टियां हैं ना और इनकी हैसियत और ताकत जो है जो एनडीए है उसकी जितनी सामूहिक ताकत है वोट की उससे ज्यादा ताकत इस गठबंधन की ताकत है ना। तो आपके पास में समर्थकों की कमी नहीं है ना। अभी आपके पास में जो है किसी स्तर के ऊपर कोई कमी नहीं है, कार्यकर्ता की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन आपके पास भी तो जो है सोशल मीडिया है, आपके पास भी तो यूट्यूब चैनल है। क्यों नहीं जो है इसको लेकर के ये तय हो जाता कि इंडिया गठबंधन के सब नेता जो है वो एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम करेंगे और ये जो चेहरा है राम भक्तों का, ये जो चेहरा है ये लोगों के सामने लाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि इसके बारे में कल जब मीटिंग हो रही है, कल जब अध्यक्ष और संयोजक बनाने का फैसला होने वाला है, उस समय उस निर्णय के बाद में जब वो अनाउंस करेंगे कि कौन अध्यक्ष बना, अध्यक्ष शायद खड़गे जी को बनाने वाले हैं, संयोजक शायद नीतीश जी को बनाने वाले हैं, जो भी कुछ निर्णय होता है उसके साथ में इस मुद्दे को के ऊपर मुझे लगता है कि उन्हें ना केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना चाहिए बल्कि एक कॉल भी देने का काम करना चाहिए। ये मुझे लगता है तभी जाकर के ये बात आगे बढ़ने वाली है। हम लोग केवल यूट्यूब चैनल के ऊपर करें क्योंकि गोदी मीडिया को तो सबसे कोई लेना देना नहीं है।
उसके अंदर तो सीधे सीधे अभी अभी जो है राम मंदिर ही चल रहा है ना। उसके अंदर तो 1 मिनट के लिए भी राम मंदिर हट नहीं रहा अभी तक। वो केवल जितनी किस्म की यात्राएं हैं, जैसे उन्होंने राम की शिलाओं को लेकर के पूरे देश में चंदा बटोरने का काम किया था, ऐसे ही कहीं पर गदा ले जा करके, कहीं पर पानी ले जा करके, मतलब मैं जगह जगह पर देख रहा हूँ, है ना, कि मतलब मैं अभी ग्वालियर से निकल रहा था, मैं वहां देखा, मैं मुल्ताई में था, मैंने वहां देखा, अभी भोपाल में था, मैंने वहां देखा। तो ये जो पूरा पाखंड रचते हैं, कर्मकांड करते हैं, इसका जो है खुलासा करने का काम जो है वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा। और मैं तो महिला संगठनों से भी इस बात की अपील करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब इतनी बड़ी एक खुलासा जब हो गया है, तो हम लोगों ने निर्भया कांड को लेकर के बहुत कुछ किया, तमाम सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसको लेकर के, हाथरस को लेकर के बहुत कुछ किया था। मुझे लगता है कि इसको लेकर भी सभी संगठनों को, जन संगठनों को, किसान संगठनों को, सभी लोगों को इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए, ताकि जिस चरित्र, चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, वो बलात्कारियों के साथ में खड़ा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, वो उनकी सरकार, ये संदेश लोगों के बीच में जा सके। बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आप सारे साथियों का बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से यह घटना बहुत बड़ी घटना है, और ये राष्ट्रीय क्या, यह तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की घटना है। प्रधानमंत्री के सह पर, प्रधानमंत्री के संरक्षण में ये बात हो रही है। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो दुनिया के पैमाने पर नहीं हो सकती। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे संजय जी, अनम्यूट कर लीजिए। एक चीज सर कहना चाह रहा, जी एक चीज सर कहना चाह रहा था। आदरणीय सुनीलम जी संघर्षों के हम सबके बड़े साथी रहे हैं। बहुत अच्छी बात उठाई कि ये मुद्दा तो जो चल रहा है सब उठाएंगे ही, बनारस से लेके पूरे देश स्तर पे। जो राम मंदिर वाला मामला है, कल मीटिंग है इस पे भी, और मेरा एक छोटा सा सुझाव, मैं कार्यकर्ता हूं कांग्रेस पार्टी का, एक छोटा सा, 22 तारीख को जब ये राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि एक नया सनातन धर्म है जिसके शंकराचार्य मोदी जी हैं, तो मुझे लगता है कि मंदिर या मस्जिद कहीं जाने पर कोई निमंत्रण नहीं आता, हमारी आस्था हम चाहे चप जाएंगे। तो 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, और आपको ख्याल होगा कि सुभाष बाबू के मृत्यु का सच ये ला रहे थे, इसलिए सुभाष बाबू ने 1936 में झाड़ग्राम में जब हिंदू महासभा चुनाव लड़ने गई थी, आदरणीय तिवारी जी और सुनीलम जी, तो उस समय सुभाष बाबू के वो जो उनके डायलॉग हैं उसको निकालिए। वो कहते हैं कि अरे बंगाल के लोगों, ये भगवा भेष में त्रिशूलधारी जो साधु आए हैं, जो धर्म को बदनाम करते हुए राजनीति करते हैं, इनको खदेड़ फेंको। तो मुझे लगता है कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती दूसरे दिन है। पूरे इंडिया गठबंधन को मुझे लगता है कि कलकत्ते से आवाज उठे पूरे देश में कि सुभाष बाबू ने जो काम कहा था 1936 में, वो देश के लोगों को अब करने की जरूरत है, क्योंकि अगर अब नहीं करोगे तो इनकी सत्ता आज तुम्हें जहां लेगी उससे भी नीचे ले जाएगी। मेरा ये सुझाव था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा प्रयास होगा कि 23 तारीख को अब हम लोग ये जोत जगाते हैं, और 23 तारीख को बहुजन समाज इसकी पुरजोर घोषणा करेगा, और अपनी आवाज, हमारी जितनी भी सामर्थ्य है हम उतनी जोर से आवाज लगाएंगे, और इंडिया गठबंधन क्या पूरे देश के लोगों को झंकृत करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप सारे साथी आज जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने संजीव जी जुड़े, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, नहीं राघवेंद्र चौधरी जी रहे, यही जागृति डॉक्टर, अपना इंदु पांडे, अतः जमान लारी साहब, मेघी रोशन, आप सब लोगों का